अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ये है राजदान उर्दू यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं अफगानिस्तान पर बनने वाली सीरीज की 7वीं किस्त। अपनी 30वीं सालगिरह तक मसूद दुनिया की सबसे बड़ी रिवायती फौज के 6 बराह रास्त हमले रोक चुके थे। सोवियत यूनियन इस जंग में खींचता जा रहा था। पंजशेर की वादी में 1.5 करोड़ के इस मुल्क में सिर्फ 80,000 की आबादी थी, लेकिन ये वादी निहायत अहम थी। एक मुश्किल पहाड़ी सिलसिले में सालिन हाईवे काबुल और तुरम्स के दरमियान रास्ता बनाती थी। सोवियत यूनियन और काबुल के दरमियान राब्ते के लिए सालिन हाईवे का खुला रहना जरूरी था। हथियार, खुराक, यूनिफॉर्म, ईंधन, असलहा, हर चीज जो सुर्ख फौज और अफगान आर्मी को दरकार थी, वो इसी मुश्किल रास्ते से सफर करके आती थी। जब सोवियत काफिला गुजरता, मसूद के जंगजू गोलियां बरसाते उतरते, इस पर छापा मारते और साए की तरह गायब हो जाते। जो मिलता इसको घोड़ों पर डालकर वापस ले जाते। एंटी टैंक मिसाइल टैंक के पुर्जे, इनको पंजशेर के मैकेनिक जोड़कर काबिल इस्तेमाल बना लेते। इनके पास छीने गए सोवियत यूनिफॉर्म भी थे। सोवियत आर्मी का अव्वल नंबर निशाना मसूद बन गए। पंजशेर पर 1980 से 1982 के दरमियान 6 हमले हुए। हर हमला पहले से बड़ी फोर्स के साथ। 1982 की खिज़ा के हमले में छठे हमले में 10,000 रूसी फौजी, 4,000 अफगान फौजी, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और अफगान जंगी तैयारे थे। मसूद, जिनका शौक गोरिल्ला जंग का लिटरेचर पढ़ना था, ने पहले ही अफगान फौज में अपने हमदर्द अफराद से राब्ता रखा हुआ था। इनको आने वाले हमले का हफ्तों पहले पता लग जाता था। हमले से पहले ही उनकी अपनी फोर्स इलाके से जा चुकी थी। जब बमबारी खत्म हो गई और रूसी और अफगान फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें वादी में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और मवेशी तो मिले, मुजाहिदीन नहीं। वो कहीं और इंतज़ार कर रहे थे। उनको पता था कि आमने सामने का मुकाबला है ही नहीं। जब सोवियत टैंकों का काफिला एक सीट में एक तन मकाम पर पहुंचा, जहां से अंदर आने और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, तो चंद जाबाज मुजाहिदीन रॉकेट ग्रेनेड लेकर उतरे। पहले और आखिरी टैंक को निशाना बनाया। इन टैंकों के नाकारा हो जाने के बाद कालम के लिए निकलने का रास्ता नहीं था, तो फिर बीच वालों पर एक एक करके हमला किया गया। सोवियत फौजियों के पास कई बार ये टैंक छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता था। मुरम्मत के बाद एक हफ्ते में ये मुजाहिदीन की आर्मी का हिस्सा होते। सोवियत हथियार उनको अफगान फौज से उनके हमदर्दों के जरिए भी मिल जाते। छठा हमला पसपा कर देने के बाद उनकी शोहरत मुल्क भर में हो गई थी। उनको पंजशेर का शेर कहा जाने लगा था। मसूद अपने कैंप अफगानिस्तान के अंदर से ही चला रहे थे। मकामी लोगों से राब्ते में थे। कीमती पत्थरों की कानों पर टैक्स भी आयद करते थे। उनका तरीका हिकमतियार, रबानी, सयाफ ISI के हिमायत याफ्ता कमांडरों के बरक्स था। सोवियत यूनियन ने रास्ता महफूज बनाने के लिए 6 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार तामीर की। सोवियत बमबारी और हमलों से मकामी आबादी को नुकसान पहुंच रहा था। इलाके की 80% इमारतें मुनहदम हो चुकी थी। फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचे के सबब मकामी लोगों की जिंदगी मुश्किल में थी। मसूद के लिए लाताल्लुक रहना मुश्किल था। 1983 की बहार में उन्होंने सोवियत यूनियन से अमन मुआहदा कर लिया। इस वादी के बाहर लोगों के लिए ये शॉकिंग था। ISI और कई अफगान ग्रुप्स ने इसको गद्दारी तस्वुर किया। अगले बरसों में बार बार उसका जिक्र किया जाता रहा। दूसरी तरफ हिकमतियार पाकिस्तान और सऊदी अरब के सबसे बड़े क्लाइंट बन चुके थे। इनकी शोहरत एक सर्द मिजाज और सफाक लीडर की थी। ब्रिगेडियर यूसुफ के मुताबिक, अगर किसी पर भरोसा करना है, इसको दिए गए हथियार सबसे ज्यादा मुअस्सर तरीके से हरीफ को मारेंगे तो वो हिकमतियार है। उनका शिकार होने वालों में कम्युनिस्ट भी थे और उनसे इख्तिलाफ रखने वाले इस्लामिस्ट भी, और उसमें उनके बड़े हरीफ अहमद शाह मसूद थे। उन्होंने मसूद के मुजाहिदीन पर इस कदर ज्यादा बार हमले किए कि वाशिंगटन में कुछ इंटेलिजेंस एजेंट ये शक करना शुरू हो गए थे कि हिकमतियार कहीं के GB से तो नहीं मिले हुए जो कम्युनिस्टों के खिलाफ बगावत को सबूताज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं था। उनका तरीका ही ये था। विलियम पकनी,
जो स्टेशन चीफ थे, वो कई बार हिकमतयार से मिलने ट्रेनिंग कैंपस जाया करते थे। वो हिकमतयार की लड़ने की सलाहियतों के मोतरफ थे, लेकिन कहते थे कि जिस मुजाहिद कमांडर से मुझे सबसे ज्यादा खौफ आता है वो हिकमतयार है। और मैं जब इस टीम की आंखों में देखता हूँ जो इकट्ठी हुई है, तो पता लग जाता है कि उन सबको सिर्फ एक चीज ने आपस में जोड़ा हुआ है। इनकी गोंद सिर्फ सोवियत यूनियन है। मसूद को अमन मुआहदे के दौरान संभलने का मौका मिला था। पंजशेर के किसानों को फसल का अच्छा सीजन मिला। दूसरे कमांडरों से ताल्लुकात बनाने का मौका मिला। हथियार इकट्ठे किए। इस दौरान हिकमतयार की फौज पर हमला करके अंदराब की वादी छीन ली। ये अफगान जंग के अंदर होने वाली एक और जंग का इब्तिदाई बाब था। सुलह का मुआहदा 1984 में दम तोड़ रहा था। मसूद के पास वोल्गा सीडान थी जो सोवियत यूनियन ने अफगान वजीर दिफा को तोहफे में भिजवाई थी, लेकिन मसूद ने बीच में अल्फा चक ली थी। सोवियत ने नाराजगी का इजहार पंजशेर में एक खुफिया एजेंट भेजकर किया था, जिसने मसूद पर 30 फुट दूर से फायर किया था, लेकिन निशाना चौक गया था। इससे मसूद को पता लगा था कि सोवियत जासूस खुद उनके फौजियों में भी हैं। इनमें से एक मसूद का कजिन भी था जो खुद एक कमांडर था। अलबत्ता मसूद का जासूसी नेटवर्क एक कदम आगे था। इनको पता लगा कि सोवियत यूनियन एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। न सिर्फ ये बड़ा होगा बल्कि बिल्कुल बेरहमाना भी। इसमें एक हफ्ते तक वादी में भारी बमबारी की जाएगी और जमीन पर बारूदी सुरंगें नस्ब करके इस इलाके को रहने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। मसूद ने इससे पहले अप्रैल में सबको वादी खाली करने का कह दिया। सोवियत बमबारी से 3 रोज कबल 40,000 पंजशेरी वादी से निकले और रुपोश हो गए। जब एक हफ्ते बाद सोवियत स्पेशल फोर्स यहां पहुंची तो वादी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और बिल्कुल खाली थी। मसूद अपनी वापसी को एहतियात से करीब गारों से प्लान कर रहे थे। उनके आदमियों ने हेलीकॉप्टर गिराए, घात लगाकर हमले किए, शब खून मारे, लेकिन सोवियत एलिट फोर्स स्पेसनाज के आने से, अटैक हेलीकॉप्टर और नए मवासलाती आलात के आ जाने से जंग का पांसा सोवियत फौज के हक में पलट चुका था। काबुल रेडियो से अहमद शाह मसूद का इस लड़ाई में मौत का ऐलान हुआ। जब बाद में एक इंटरव्यू में अफगान सदर बबरक कारमल से पूछा गया कि क्या मसूद वाकई मर चुका है, तो बबरक कारमल ने कहा, कौन मसूद? अमरीकी प्रोपेगेंडा झूठी शख्सियतों को पैदा करता है और उनका हुआ बना देता है। रेगन एक एक्टर है। इसको पता है कि आलमी स्टेज पर ड्रामे कैसे करने हैं। इसके बनाए मिट्टी के बुत खुद ही गिर जाएंगे। मसूद भी उनके हाथ की कठपुतली था। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं और मुझे कोई परवाह भी नहीं। हाँ, पंजशेर का मसला हल हो चुका है। ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अहमद शाह मसूद को मुश्किलात दरपेश थी। जंग पहले से खासी मुश्किल हो चुकी थी। मसूद के हरबों की समझ आ चुकी थी और मुकाबला किया जा रहा था। मसूद को बैरूनी मदद बहुत कम मिली थी। बरतानवी और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों की तरफ से कुछ मदद मिली थी, जबकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को बताए बगैर कुछ मदद 1984 से CIA ने भी शुरू की थी, लेकिन उनका गुजारा ज्यादातर छीने हुए माल पर रहा था। जिस तरह जंग मुश्किल होती गई, इनको एहसास होता गया कि उनको इस मदद की जरूरत है। अपने भाइयों को पेशावर, वाशिंगटन और लंदन भिजवाया कि पाकिस्तानी जनरलों और CIA के अफसरों से राब्ते किए जाएं। जिन चीज़ों की दरख्वास्त की गई थी, इसमें राशन, जख्मियों के इलाज में मदद के लिए एक्सरे मशीनें, रात को देखने के लिए इंफ्रारेड गूगल और निशाना बांधने वाली डिवाइसेस, राब्ते के लिए रेडियो और सबसे बढ़कर कंधे पर रखकर चलाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट, ताकि हेलीकॉप्टरों और तैयारों के खिलाफ दिफा किया जा सके। उनका कहना था कि इस मदद के साथ वो 6 माह में सोवियत यूनियन को वापस मुज़ाकरात पर मजबूर कर सकते हैं, वरना ये अगले 40 साल तक चलता रहेगा। मसूद को अभी पता नहीं था, लेकिन वाशिंगटन में 1985 में उनकी सलाहियत के मोतरफ कुछ लोग भी इसी नतीजे पर पहुंच रहे थे।